एक समय की बात है। एक गांव में रामू काका अपने बेटे जयदेव के साथ रहते थे। दोनों बाप बेटे जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने का काम करते थे और इसी मेहनत मजदूरी से उनका घर चलता था। एक दिन जयदेव कहीं जा रहा होता है, तभी उसकी नजर गांव के मुखिया गजेंद्र सिंह की बेटी सविता पर पड़ती है। सविता दिखने में बहुत खूबसूरत थी। जयदेव उसे एक नजर देखता है और उसे वो बहुत पसंद आ जाती है। जयदेव उसे देखता ही रह जाता है। फिर सविता वहां से चली जाती है। जयदेव घर लौट आता है, लेकिन उसके दिमाग में बस सविता ही चल रही होती है। वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। उसे गहरी सोच में डूबा और गुमसुम देखकर उसके पिता रामू काका उसके पास आते हैं। अरे बेटा, मैं कब से देख रहा हूँ तू एकदम गुमसुम बैठा है। क्या बात है आखिर? ऐसी कौन सी गहरी सोच में डूबा हुआ है? पिताजी, दरअसल बात यह है कि मेरा मन एक लड़की पर आ गया है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वह मुझे इतनी पसंद है कि मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन बेटा, तू अचानक ये क्या कह रहा है? किस लड़की की बात कर रहा है तू? क्या वह हमारे इसी गांव की रहने वाली है या कहीं बाहर की है? हाँ पिताजी, वह कहीं बाहर की नहीं बल्कि हमारे अपने ही गांव की है। वह जो हमारे गांव के मुखिया गजेंद्र सिंह है ना, ये उन्हीं की बेटी सविता है। यह सुनकर रामू काका एकदम सन्न रह गए, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वे बुरी तरह घबरा गए। अरे, ये तू क्या कह रहा है? होश में तो है तू? मुखिया की बेटी की बात कर रहा है। क्या तू उस मुखिया को नहीं जानता? अगर उसे जरा सी भनक भी लग गई कि तू उसकी बेटी के बारे में ऐसा सोचता है, तो वह हमारा बुरा हाल कर देगा और हमें इस गांव में रहने लायक नहीं छोड़ेगा। और तुझे क्या लगता है, वह इस रिश्ते के लिए कभी मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह मुखिया बहुत ऊंचे लोग हैं और हम ठहरे मामूली लकड़हारे। हमारी और उनकी कोई बराबरी नहीं है बेटा। यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। हम कभी भी उनके बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों अपनी और मेरी मुसीबत बुला रहा है? अरे बेटा, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है। तू क्यों जानबूझकर मुसीबत को दावत दे रहा है? खुद को भी परेशानी में डालेगा और मुझे भी। अगर मैं वहां कदम भी रखूंगा तो वे लोग मुझे वहां से सही सलामत वापस नहीं आने देंगे। पिताजी, मुझे ये सब नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं सविता को बहुत पसंद करता हूं और मेरा मन उसी पर आ गया है। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और फिर मैं कभी खुश नहीं रहूंगा। आपको मेरी खुशी के लिए एक बार वहां जाना ही होगा और सविता के पिताजी से हमारे रिश्ते की बात चलानी ही होगी। मुखिया बहुत खतरनाक आदमी है। वह हमारा बहुत बुरा हाल कर देगा। ये बचपना छोड़ दे और उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दे। इसी में हम दोनों की भलाई है। ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मेरी बात भी कान खोलकर सुन लीजिए। अगर मेरी शादी सविता से नहीं हुई तो मैं पूरी जिंदगी किसी और से शादी नहीं करूंगा। और तो और, आज के बाद से मैं अन्न जल सब त्याग रहा हूं। मैं सविता के बिना रहने की सोच भी नहीं सकता। मेरा उसके बिना गुजारा नामुमकिन है। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां से कहीं दूर चला जाऊं। हे भगवान, मैं इस लड़के को कैसे समझाऊं? आखिर तुझे मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? देख बेटा, अगर सविता की जगह गांव की कोई और लड़की होती तो मैं एक पल भी नहीं सोचता और तुरंत तेरे लिए उसका हाथ मांगने चला जाता। लेकिन तू समझ क्यों नहीं रहा? वह मुखिया की बेटी है। वह कोई आम लड़की नहीं है। और तू तो हमारे गांव के मुखिया के मिजाज को अच्छे से जानता ही है। जरा ठंडे दिमाग से सोच बेटा, मेरी बात मान ले और यह सब ख्याल अपने दिल से निकाल दे। कम से कम मेरे बारे में तो सोच। मेरी हैसियत ही क्या है जो मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो सकूं? मैं वहां क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मुझे पक्का यकीन है कि अगर मैंने वहां शादी का नाम भी लिया तो वह मुखिया मुझे सही सलामत वापस नहीं आने देगा। पिताजी, मैंने आपसे कहा ना कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे बस उसी लड़की से शादी करनी है। आप कैसे भी करके उस लड़की से मेरी शादी करा दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप कैसे भी करके उसके पिताजी को हमारी शादी के लिए मनाइए। मैं तुझे इतनी देर से समझा रहा हूँ और तेरे पल्ले कुछ पड़ ही नहीं रहा है क्या? इसीलिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था
कि एक दिन तू मुझे मुसीबत की आग में झोंक दे? क्या आज तेरे लिए वह लड़की अपने बाप से भी ज्यादा बड़ी हो गई है? देख बेटा, अगर तू कोई और जिद करता तो मैं उसे पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता, लेकिन तेरी यह जिद मैं कभी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हम दोनों की सलामती को बड़ा खतरा है। ये जानते हुए कि वहां जाने का अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं उस मुखिया के पास नहीं जा सकता। तू भी मेरी बात अब कान खोलकर सुन ले, ये कभी नहीं हो सकता। भूल जा उस लड़की को, यही तेरे लिए अच्छा है। ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हैं कि यह रिश्ता नहीं हो सकता तो फिर मेरा खुश रहना भी नामुमकिन है। मैं उसके बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज से मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक आप मुखिया जी के पास जाकर मेरे मन की बात नहीं करेंगे। जयदेव अपने पिताजी की बातों को अनसुना कर देता है और गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। रामू काका वहीं खड़े रह जाते हैं और गहरी सोच में डूब जाते हैं। लगता है यह जयदेव पूरी तरह से अपनी सुध बुद्ध खो बैठा है। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? पता नहीं गुस्से में कहाँ चला गया है। खैर, एक काम करता हूँ, इसे थोड़ी देर के लिए अकेला ही छोड़ देता हूँ। जब दिमाग शांत होगा तो इसे खुद समझ आ जाएगा कि यह जो मांग कर रहा है वह मुमकिन ही नहीं है। इसे क्या लगता है, अगर यह खाना पीना छोड़ देगा तो क्या मुखिया इसकी शादी सविता से करा देगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं उस मुखिया को अच्छी तरह से जानता हूँ, वह यह कभी नहीं होने देगा। मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो सकूं। बात करना तो दूर की बात है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसकी चौखट पर पैर भी रखूं। मैं इसकी इस गलत जिद में इसका साथ कभी नहीं दूंगा। एक दो दिन भूखा रहेगा तो अपने आप इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मैं भी देखता हूँ यह कब तक बिना खाए पिए रह पाता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जयदेव खाना नहीं खाता। रामू काका उसे बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, पर जयदेव उनकी एक नहीं सुनता। तीसरे दिन भूख प्यास से जयदेव की तबीयत बिगड़ने लगती है। रामू काका से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं जाती और वे मजबूरी में अपने बेटे का रिश्ता लेकर मुखिया गजेंद्र सिंह की हवेली पहुंचते हैं। राम राम मुखिया जी। राम राम, पर तुम हो कौन और यहाँ किस काम से आए हो? जी, मेरा नाम रामू है और मैं इसी गांव में लकड़ियां काटने का काम करता हूँ। मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम जयदेव है। वह भी मेरे साथ दिन भर मेहनत करता है और लकड़ियां कटवाने में मेरी पूरी मदद करता है। अच्छा, तो फिर मेरे पास किस काम से आए हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जी, असल में एक बड़ी जरूरी बात आपसे कहनी थी, पर समझ नहीं आ रहा कि आपके सामने अपनी बात रखूं तो कैसे रखूं। अच्छा, तो यह बात है, समझ गया, तुम्हें पैसों की तंगी है। अरे भाई, घुमा फिरा कर क्यों कह रहे हो? सीधे बोलो ना कि तुम्हें उधार चाहिए। मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। बस ये बताओ कि तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है। नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे आपसे उधार नहीं चाहिए। मैं यहाँ पैसे मांगने के इरादे से नहीं आया हूँ। असल में बात कुछ और ही है। तो फिर आखिर बात क्या है? हम कब से पूछ रहे हैं पर तुम बता ही नहीं रहे। जल्दी बताओ, हमारा कीमती वक्त बर्बाद मत करो। जी मुखिया जी, असल बात तो ये है कि मेरा बेटा जयदेव आपकी बेटी सविता से शादी करना चाहता है। मैं आज अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। एक मामूली लकड़हारे के मुंह से अपनी बेटी के रिश्ते की बात सुनते ही मुखिया गजेंद्र सिंह गुस्से से लाल पीला हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, एक मामूली लकड़हारा होकर तू अपने उस फटीचर बेटे का रिश्ता मेरी बेटी सविता के लिए लाया है? तू और तेरा मेरे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं है तुम लोगों की। तूने यह सोचा भी कैसे? तुझे एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि हम कौन हैं और तू मुंह उठाकर यहाँ अपने बेटे के रिश्ते के लिए आ गया। तुझे इस बात की सजा जरूर मिलेगी। तू यहाँ आ तो गया है, लेकिन तू अपने पैरों पर लौट नहीं पाएगा। रुक, तू अभी देख, हम तुझे अभी बताते हैं। गजेंद्र सिंह गुस्से में लाल होकर अपनी बंदूक निकालने के लिए जा ही रहा होता है, तभी उसका मुनीम बीच में आ जाता है। माफ करना मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर आपने इस लकड़हारे के साथ कुछ भी ऊंच नीच की तो यह बात पूरे गांव में फैल जाएगी। इससे आपकी और आपकी बेटी सविता की बहुत बदनामी होगी।
सब जान जाएंगे कि रामू यहाँ रिश्ता लेकर आया था। गांव वाले आपका बहुत आदर करते हैं, पर अगर आपने गुस्से में कोई गलत कदम उठा लिया तो आपका रुतबा पहले जैसा नहीं रहेगा। लोग आपको ही भला बुरा कहेंगे कि आपने एक गरीब के साथ ऐसा क्यों किया। तो फिर हम करें भी तो क्या करें मुनीम जी? तुम जानते नहीं हो, यह आदमी अपनी हदें पार कर रहा है और ऊंचे सपने देख रहा है। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बेटी सविता का नाम लेने की। हम इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। इसे इसकी इस गुस्ताखी का ऐसा सबक सिखाएंगे कि यह कभी भूल नहीं पाएगा। मालिक, आप अपनी इज्जत की खातिर इसे छोड़ दीजिए। मालिक, अगर आप अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देना चाहते तो मेरी एक तरकीब मानिए। आप इस लकड़हारे से कह दीजिए कि अगर इसका बेटा कोई ऐसा अनोखा काम करके दिखा दे जो ना आज तक किसी ने देखा हो और ना ही कभी सुना हो, मतलब एकदम नामुमकिन काम, तो आप अपनी बेटी सविता का हाथ उसके बेटे को दे देंगे। इससे आपकी साख भी बनी रहेगी और दुनिया को लगेगा कि आपने उसे एक मौका दिया था। अब ऐसा असंभव काम तो इसका बेटा कर नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई काम दुनिया में है ही नहीं। बस यह मसला यहीं खत्म हो जाएगा। आप यही शर्त रखकर इस मामूली आदमी को यहां से चलता कीजिए। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो मुनीम, मुझे ऐसा ही कुछ करना होगा। हम तो गुस्से में अपना आपा ही खो बैठे थे। अच्छा किया जो तुमने वक्त रहते हमें यह तरकीब बता दी। ठीक है, हम अभी इस रामू से बात करते हैं। ठीक है रामू, लेकिन हमारी एक शर्त है। अगर तुम्हारा बेटा हमारी शर्त पूरी करता है तभी हम अपनी बेटी सविता की शादी उससे करने के लिए तैयार हैं, वरना तुम भूल जाओ कि तुमने आज यहाँ क्या कहा था। क्या आप सच कह रहे हैं मुखिया जी? मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा। आपको इस शादी से कोई एतराज नहीं है? आप बस मुझे वो शर्त बता दीजिए, मैं अभी जाकर अपने बेटे से कहूंगा। वह आपकी सारी शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है। तो सुनो रामू, मेरी शर्त यह है कि तुम्हारे बेटे को कोई ऐसा काम करके दिखाना होगा जो आज तक ना किसी ने देखा हो और ना ही कभी किसी ने सुना हो। अगर तुम्हारा बेटा ऐसा कोई अनोखा काम करके दिखा देता है तो मैं अपनी बेटी सविता की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करने के लिए तैयार हूँ, वरना फिर कभी अपना यह चेहरा मत दिखाना। जी ठीक है मुखिया जी, मैं अभी जाकर अपने बेटे को यह बात बताता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा घर पर बड़ी उम्मीद से मेरा रास्ता देख रहा होगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। राम राम। ऐसा कहकर रामू काका वहां से चले जाते हैं और घर जाकर जयदेव को सारी बात बताते हैं। पिताजी, घर पर हाथ धरकर बैठने से तो ऐसा काम नहीं मिलने वाला। इसके लिए हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप भी मेरे साथ चलिए। हम मिलकर ऐसा अनोखा काम खोजते हैं जो आज तक ना तो किसी ने देखा हो और ना ही कभी किसी ने उसके बारे में सुना हो। लेकिन बेटा, हम कहाँ जाएंगे और ऐसा काम कहाँ ढूंढेंगे? यह दुनिया बहुत बड़ी है और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या काम हो सकता है जो पहले कभी ना हुआ हो। वह तो मुझे भी नहीं पता पिताजी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे किसी भी हालत में सविता से शादी करनी है और मैं ऐसा काम ढूंढ कर ही रहूंगा। यहां हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। आप बस मेरे साथ चलिए। मुझे जल्दी से जल्दी ऐसा काम खोजना है ताकि मैं जल्द से जल्द सविता से शादी कर सकूं। फिर रामू काका और जयदेव काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं और चलते चलते काफी दूर निकल आते हैं। तभी उनकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो नदी के गहरे पानी के ऊपर बड़े मजे से साइकिल चला रहा होता है। ये नजारा देखकर रामू काका और जयदेव एकदम दंग रह जाते हैं। देख जयदेव, ये कितनी अजीब बात है। ये आदमी पानी के ऊपर साइकिल चला रहा है, वह भी बिना डूबे। ये भला कैसे मुमकिन है? जरूर ये आदमी कोई जादू जानता है। मेरी बात सुन बेटा, ऐसी चीज तो ना कभी किसी ने सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। मुझे लगता है कि अगर ये हुनर तू सीख गया तो मुखिया जी ये शादी के लिए तुरंत मान जाएंगे, क्योंकि ऐसा नजारा उन्होंने भी कभी नहीं देखा होगा। एक काम करते हैं, इसके पास चलकर बात करते हैं। राम राम भाई साहब, आपको ये अनोखा काम करते देख हम तो दंग रह गए। आपसे एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। क्या आप पानी पर साइकिल चलाने का ये हुनर मेरे बेटे जयदेव को सिखा सकते हैं? अगर आप इसे ये कला सिखा दें तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे।
बेचारे के भविष्य का सवाल है। आपकी मदद इसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। देखिए भाई साहब, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं ये हुनर आपके बेटे को नहीं सिखा पाऊंगा। असल में ये कोई मामूली खेल नहीं है। मैंने यह अनोखी विद्या अपने गुरुजी से सीखी है और उन्होंने ही मुझे ये सब सिखाया है। बिना उनकी आज्ञा कि मैं यह राज किसी और को नहीं बता सकता। अच्छा, तो ऐसी बात है, क्या आप मेहरबानी करके हमें बता सकते हैं कि आपके गुरुजी कहाँ मिलेंगे? हम खुद उनके पास जाएंगे, उनके पैर पकड़ लेंगे और उनसे विनती करेंगे कि वे मेरे बेटे को यह हुनर सिखा दें। बस एक बार हमें उनका पता बता दीजिए, हम वहीं पहुंच जाएंगे। आप बस यहाँ से बिल्कुल सीधे रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए। जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि वही मेरे गुरुजी हैं। उन्हें पहचानना आपके लिए जरा भी मुश्किल नहीं होगा। अच्छा ठीक है भाई, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब हम निकलते हैं। रामू काका और जयदेव उस आदमी के बताए रास्ते पर चल देते हैं। चलते चलते अचानक उनकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। सामने एक आदमी जमीन की धूल पर लेटा हुआ ऐसे हाथ पांव मार रहा था जैसे वह किसी गहरी नदी के बीचों बीच तैर रहा हो। उसे मिट्टी पर तैरता देख दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। देख जयदेव, ये कैसी अनहोनी बात है। यह आदमी बिना पानी के ही सूखी मिट्टी पर ऐसे तैर रहा है जैसे कोई मछली तालाब में तैरती हो। क्या तूने आज तक कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ देखा है बेटा? अगर तू ये हुनर सीख गया तो मुखिया जी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उन्होंने क्या, किसी ने भी ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि यही वह गुरुजी हैं जिनकी हमें तलाश थी। चल, देर मत कर, चलकर इनसे बात करते हैं। नमस्ते गुरुजी, हम बहुत दूर से चलकर सिर्फ आपके पास आए हैं। रास्ते में आपकी कला दिखाने वाले एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने ही बताया था कि आप ही उनके गुरु हैं। गुरुजी, मेरा बेटा इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसे एक ऐसी कला सीखनी है जो आज तक न किसी ने देखी हो न ही सुनी हो, और हमें पता चला है कि वह जादुई हुनर सिर्फ आप ही जानते हैं। मैं आपके पैर पड़ता हूँ गुरुजी, कृपा करके हमें मना मत कीजिए। मेरे बेटे को अपना शिष्य बना लीजिए। इसे ये सारी कलाएं सीखनी है क्योंकि इसके भविष्य और खुशियों का यही एक रास्ता बचा है। मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। अब सिर्फ आप ही हमारी नया पार लगा सकते हैं। ठीक है, जब तुम इतनी मिन्नतें कर रहे हो और तुम्हारे बेटे की जिंदगी का सवाल है तो मैं इसे यह कला सिखाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने बेटे को यहीं मेरे पास छोड़कर जाना होगा। इसे सब कुछ सीखने में समय लगेगा, पर मैं वादा करता हूं कि मैं इसे हर हुनर में माहिर बना दूंगा। जी गुरुजी, बिल्कुल। जयदेव आज से आपके पास ही रहेगा। आप बस इसे अपनी सारी कलाओं में माहिर बना दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी विनती स्वीकार कर ली। अब मैं चैन से जा सकता हूँ कि मेरा बेटा सही हाथों में है। समय बीतता गया और देखते ही देखते 1 साल निकल गया। अपनी कड़ी मेहनत और गुरुजी के आशीर्वाद से जयदेव अब एक बहुत बड़ा जादूगर बन चुका था। वो ऐसी हैरत अंगेज कलाओं में माहिर हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जयदेव के इस अनोखे हुनर और जादुई कला को देखकर मुखिया गजेंद्र सिंह अपनी शर्त के अनुसार खुशी खुशी अपनी बेटी सविता का हाथ उसके हाथ में दे देते हैं। अपनी मेहनत और जादुई कला के दम पर जयदेव ने न केवल एक शानदार महल जैसा घर बनाया बल्कि अपनी गरीबी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। आज जयदेव अपनी पत्नी सविता के साथ एक आलीशान और खुशहाल जिंदगी जी रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।